दोनों हथेली को जोड़े, तेज से लगाएं। हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। सभी को प्रणाम, नमस्कार। कल बहुत लोग नहीं आए थे, क्या बात है? आज तो ठीक ठाक लोग पहुंच गए। कल बहुत लोग बंक मारा था। चलिए ठीक है, रेगुलर रहेंगे तो ही मजा आएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें जो है ना आपको पहले क्लियर कर दूं। क्लियर ये कि यहाँ कौन पूछ रहे थे ना संप्रदाय के बारे में, कुछ वो हो रहा था कंफ्यूजन कि स्वात्मा राम जो है किस संप्रदाय के रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताने से पहले मैंने कुछ डिस्कस भी करी थी कुछ लोगों से। सॉरी। या अमित है यहाँ पे? नहीं है अमित? यस सर। चलो ठीक है। देखो अमित, यहाँ तो बाकी सब लोग देखना है ना मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो हम लोग तो बहुत ओके सर। निम्न कोटि के साधक हैं। हाँ जी। आवाज आ ओके रही है सर। मेरी? क्लियर है आवाज? सर आज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है? नो सर, इसलिए क्लियर आज है। क्लियर। क्लियर है क्या आवाज? जी सर। जी आवाज अभी बता सही है। दीजिए। देखते। ठीक है। अब देखिए, अ, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे ना सब लोग, उपयुक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। हम कह सकते हैं कि हठ प्रदीप का विशुद्ध हठ योग परंपरा का एक प्रमाणिक कृति है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। स्वात्मा राम के अनुसार श्री, ये प्रस्तावना है। ठीक है। और ये हमसे, ये जो प्रस्तावना लिखा हुआ है, हमसे बहुत श्रेष्ठ योगी लोग जो हुए हैं केवल धाम, उनका ही ये चीजें हैं। आदिनाथ परंपरा की आचार्य संप्रदाय श्री गोरक्ष ने भी आदिनाथ को ही अपना आदि आचार्य माना है। श्री गोरक्षनाथ यद्यपि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, समझ रहे हैं, किंतु हठ प्रदीपिका में हठ योगियों की गणना करते समय स्वामी स्वात्मा ने का नाम सर्वप्रथम बड़े आदर के साथ लिया है। ठीक है। अतः स्वात्माराम के अनुसार श्री गोरक्षनाथ निश्चित रूप से हठ योग के आचार्य थे। माइक म्यूट कर लीजिए। श्री गोरक्षनाथ के साथ ही जितने भी महासिद्ध अपनी सभी रूप से नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है। देखो अगर हम किसी से सीखते हैं, किसी को हम अगर पूछते हैं, नहीं के हैं हठ प्रदीपिका के पाठकों के लिए यह अच्छी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब बताइएगा, आवाज ठीक है अभी? हाँ जी सर। अभी बताएंगे आप लोग। ठीक है। देखो, अतएव हठ प्रदीपिका के पाठकों के लिए यह भ्रम होना स्वाभाविक है कि स्वात्माराम भी नाथ संप्रदाय से संबंधित रहे होंगे, क्योंकि हठ प्रदीपिका के कुछ ही श्लोकों में ऐसा भ्रम होता है। भाई सिंपल सी बात है, उन्होंने स्वात्माराम ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं की चर्चा करी है, इसीलिए कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है कि वो भी नाथ संप्रदाय के रहे होंगे। कई लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता था कि हाँ वो नाथ संप्रदाय से थे, किंतु यह एक अलग चर्चा का विषय है। यहाँ हम इस प्रश्न को तर्क के विषय में नहीं बनाएंगे, तर्क का विषय नहीं बनाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि
कैवल्य धाम वालों को भी ये चीजें कंफर्म नहीं थी। भाई वो तो हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, उनको भी ये चीजें कंफर्म नहीं हुई है कि सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेने से हम उनको नाथ संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया है, समझ रहे हैं? क्लियर है सभी को? गौरव आप जो पूछ रहे थे ना, ये बात क्लियर है? यस सर, बुक में ना अंडर मार्क कर दिया मैंने ताकि याद रहे। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई कि वो भाई नाथ संप्रदाय के रहे हैं नहीं रहे, ये कंफर्म नहीं है, नहीं बोल सकते हैं कि होंगे। हम किसी को पूछते हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम उस संप्रदाय के हो गए, बिल्कुल भी नहीं। अब ये फर्स्ट ये था। सेकंड था क्या कि इस प्रथम उपदेश के सबसे लास्ट में सहजानंद की बात थी, सिर्फ उसने चर्चा करी है, उन्होंने नहीं कहा है कि उस परंपरा भाई कोई राधे राधे बोल दे या फिर कृष्ण के अनुयायी हो गए, इसका मतलब थोड़ी है कि वो इस्कॉन वाले हो गए, नहीं हुए ना। किसी का अनुयायी होना ये सिर्फ प्रमाण नहीं। तो ये अभी स्पष्ट प्रस्तावना में लिख दिया है। फिर से वॉइस ब्रेक हो रहे हैं। सब हेलो, वॉइस ब्रेक हो मेरी रही है। आवाज ऐसे ब्रेक हो रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रहा है? जी। एक मिनट, हाँ, एक मिनट दे दो। एक मिनट, आप लोग एक मिनट दीजिए आप मुझे। ठीक है। एक मिनट। हेलो, जी आवाज ठीक है अभी? हाँ जी सर जी। चलो कब लास्ट मुझे, चलो ये बात कंफर्म हुआ आपको कि ये कंफ्यूजन है कि भाई किस संप्रदाय के रहे होंगे, और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है? तो इसलिए इस सब चीजों पे ना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। समझ में आया? जी सर जी। ठीक है, क्योंकि भाई Yes, sir. अब क्योंकि क्या है ना कि भाई आंसर क्या देंगे? कैवल्य धाम वालों को भी कंफ्यूजन है, तो हम लोग क्या है, मैंने पहले कहा कि भाई स्पष्ट नहीं है, चीजें जो है स्पष्ट नहीं है कि भाई कौन से रहेंगे, तो इसलिए इस चीज का चर्चा का विषय नहीं बनाना, स्पष्ट लिख दिया है। चलिए ये बात अब हटाते हैं। दूसरा कंफ्यूजन था, दूसरा ये था कि जब हम श्लोक पढ़ रहे थे नारी शुद्धि का, है ना,
तो देखो नाड़ी शुद्धि के बारे में तो एक जगह स्पष्ट लिख दिया है कि 3 मास या 3 मास से अधिक तक इसका अभ्यास करना है, तब जाके आपको ये चीजें नाड़ी जो में मल जमा है, ठीक है, या फिर प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, ब्रह्मरंध्र तक जाता है। ये तो स्पष्ट लिख दिया है नाड़ी शोधन के बारे में, नाड़ी नाम भवंती यमिना मास त्रया ऊर्ध्वतः, ये तो स्पष्ट है। लेकिन इसके बाद जो है कहीं पे भी नाड़ी शुद्धि की बात नहीं है, वहां पे सिर्फ या तो कुंभक की बात कही गई है, कि जैसे कि प्रहर बताया था ना कि प्रातः काल, दोपहर में, शाम में, मध्य रात्रि में कुंभक का अभ्यास करना है। तो कुंभक का अभ्यास करना है तो ये दोनों चीजों के लिए लागू होता है, नाड़ी शुद्धि के लिए भी और जो भी प्राणायाम हम पढ़ने जाएंगे उसके लिए भी। समझे, जो भी हम 8 कुंभक की बात है उसके लिए भी ये दोनों पे लागू होगा। रस्सी बात है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ, क्योंकि नाड़ी शुद्धि ना वो अलग नहीं है प्राणायाम से, वो उसी का एक भाग मान के चलिए, क्योंकि उससे जस्ट पहले की क्रिया है ये। नाड़ी शुद्धि कीजिए फिर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ? ये सेकंड था ना कंफ्यूजन हमारा कल का। सोहन जी, फॉर एनी वन प्राणायाम। सर नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम को ही कहेंगे ना, तो ये क्या प्राणायाम में नहीं आता है? देखो ये एक प्रकार का क्रिया है, मतलब प्राणायाम में तो वैसे मुख्य प्राणायाम क्या है, हमारे 8 प्राणायाम है ना, अष्ट कुंभक की बात करी गई है ना, चाहे वो घृण संहिता हो या फिर हठ प्रदीप का हो, 8 कुंभक की बात कही गई है। लेकिन उससे पहले की जो बात है कि प्राणायाम करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। वो भी एक प्रकार से प्राणायाम का ही पार्ट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है। बाकी प्राणायाम भी क्या है, वो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है। नाड़ी शुद्धि क्या है, वो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, ठीक है। इसलिए हम उसको अलग नहीं देख सकते हैं, वो भी प्राणायाम के अंतर्गत ही देखना है। इसलिए यहाँ पे कुंभक की चर्चा करी गई है, ठीक है, कि आपको मतलब जो हम अभ्यास करते हैं प्रातः, मध्य या फिर सायकाल या मध्य रात्रि, वो कुंभक के बारे में कहा है, स्पष्ट लिख दिया, च कुंभकान शनै सीति पर्यंत चतुर्वारम अभ्यासेत, ठीक है, 4 बार अभ्यास करने के लिए कह रहा है, 80-80 का कुंभक का अभ्यास करना है। यहाँ पे किसी चीज के लिए स्पष्ट लिखा कि ना, ये दोनों पे ही लागू होगा। कुंभक पे जो हम अष्ट कुंभक देखेंगे उस पे भी लागू होगा, और जो नाड़ी शुद्धि है उस पे भी लागू होगा। ओके, तो ये चीजें दो थी बात कंफ्यूजन कल की, तो वो मैंने आज क्लियर कर दिया है आपको। इसमें कोई सर डाउट है एक तो आगे बढ़े। सर एक चीज और थी सर, जैसे किसी किसी ग्रंथ में बताया ना 40-80, ऐसे 20-80-40, यानी कि 20 सेकंड तक वो हमें सांस रेशियो की बात है ना, लेनी है, 80 देखो तक रोकनी है। एक इसके मिनट अंदर लेट तो मी नहीं है सर ऐसा कुछ? जो हट प्रदीपिका में है, बस अभी अकॉर्डिंग टू, मैंने क्या बोला कि संदर्भ ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है कि इस ग्रंथ के अनुसार हट प्रदीपिका के अनुसार क्या है। आप घृण संहिता जाएंगे वहां रेशियो भी आपको मिलेगा, तो वो रेशियो कह रहा है, यहाँ पे क्या बता दिया है, 80 बार कहा है, मतलब 20-20 का रेशियो बना के कह दिया है, ठीक है। तो आपको संदर्भ ग्रंथ याद रखना है कि इसके अनुसार क्या कह रहा है। ये चीजें बहुत मायने रखेगी आपको, नेट में कंफ्यूज करोगे आप लोग, ये बहुत ऐसा है कंफ्यूजन कि भाई दे देगा कि हट प्रदीपिका के अनुसार क्या है, घृण संहिता के अनुसार क्या है, ये चीजें बहुत है। इसलिए कंपेरेटिव स्टडी बाद में आपको कराया जाएगा, कंपेरेटिव स्टडी पे भी फोकस कीजिए, किसके अनुसार क्या कहा गया है। आप जैसे देख लो ना, 8 कुंभक की बात यहाँ भी करी गई है, हट प्रदीपिका में भी 8 कुंभक की बात आपको घृण संहिता में भी करी गई है, लेकिन 2 कुंभक जो है अलग है ना। यहाँ पे क्या है, प्लावनी और केवली ऐड कर दिया गया है, तो वहां सहित और उसके जगह पे, तो ये चीजें आपको डिफरेंशिएट करके आपको समझना है, याद करना है, किसमें क्या है, किसमें क्या वर्णन है, इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब मैं जो है स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा सर हूँ। सर ये क्लियर नहीं हुआ, ये जो हम्म, 20 टाइम्स हम करेंगे वो क्या हम्म। 8 कुंभक सभी 8 कुंभक 20 टाइम्स करेंगे ना एनी वन? एक एक की बात है, एक एक की बात है। जी जी।
तो सभी ईच कुंभक को 20 टाइम्स करेंगे। मतलब एक कुंभक को जैसे 20 बार किया, फिर उसी को फिर सुबह शाम दो एक पे उठाना है। जैसे कि नारी शुद्धि कर रहे हैं आप, जी तो जी। नारी शुद्धि, अच्छा ये आ गया। एनी वन प्राणायाम। जी हाँ एक की बात है, लेकिन उसमें से कोई भी हो सकता है। जी। लोगों को भी दिख रहा है क्या ये बवाल? चलो ठीक है, अभी ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? मैं बताइएगा, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी यस सर सर। जी। ठीक है, अभी आवाज तो क्लियर है ना? हाँ जी सर जी। एकदम बढ़िया सर। बढ़िया, ठीक है भाई। सर ऑटो रोटेशन ऑफ है शायद, वर्टिकल हाँ शो कर रहा है। वही वही कर रहा हूँ मैं, ऑन कर रहा हूँ मैं ऑटो रोटेशन। चलो मैं इसमें ना वर्कआउट करके आऊंगा। अभी ठीक है? अभी ठीक होना ही चाहिए। और ये मार्कर कहाँ यार, इंस्टॉल भी किया था मैंने मार्कर। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपका मार्कर ढूंढ लूं। स्क्रीन ठीक है। मार्कर अभी दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा अभी, है ना? कहाँ थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे? 16 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? श्लोक नंबर 16 16 16 ना? ठीक है। अभी तक आपको अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किन्हीं को अभी तक, जो हमने पढ़ा है? सारे क्लियर हैं फंडे, ये बताओ। चलो ठीक है, 16 से पढ़ते हैं। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसमें क्या कह रहा है कि प्राणायामीन, जब मैं बोल दूं ना तो उसको आप इंपोर्टेंट मानिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्राणायामीन युक्तीन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ता अभ्यास योगीन सर्व रोग समुद्भव। कह रहा है कि आप अगर अच्छे से अभ्यास नहीं करेंगे, मैंने आपको कल बताया था ना कि भाई साइड इफेक्ट भी है योग का, ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। प्राणों की गति जब उल्टी पुल्टी हुई ना, मतलब सांसों की गति जब गलत, म्यूट कीजिए म्यूट, श्वासों की गति जब उल्टी पुल्टी हुई ना, तो अब बिल्कुल भी रोग उत्पन्न होंगे आपके शरीर में। तो कह रहा है कि उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोग क्या होता है, सर्व रोग क्षयो, सारे रोग नाश हो जाते हैं। अयुक्ता अभ्यास योगेन, अगर आप गलत तरीके से अभ्यास करोगे तो क्या होगा, सर्व रोग समुद्भव, सभी रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो सही तरीके से अभ्यास करना है। अब कह रहा है कि हिक्का, आप देखो क्या होगा, आप भाई कौन से रोग उत्पन्न होंगे, तो हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाच्छी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपता। पवनस्य प्रकोपता मतलब यहाँ पवन का क्या मतलब है, वात से है, जो आयुर्वेद में आपने पढ़ा था ना त्रिदोष। ठीक है, पवनस्य मतलब कि वायु जो है प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से रोग होंगे, विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, जैसे कि हिक्का मतलब हिचकी आना, श्वास मतलब कि अस्थमा,
अस्थमा, दमा, कासस, खांसी, सिर कर्ण छी वेदना, मतलब सिर, कान और आंखों में जो भी वेदना उत्पन्न होगी, पीड़ा उत्पन्न होगी, और ऐसे कई प्रकार के रोग जो हैं वायु के प्रकोपित होने से उत्पन्न होगी। ये याद कर लेना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन कौन से वायु के प्रकोपित होने पे कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। युक्तम युक्तम त्यजेत वायुम, युक्तम युक्तम च पूर्येत, युक्तम युक्तम च बंध नियादेवम देवम सिद्धि सिद्धिम वापुन्यात। कह रहा है कि आपको साधक को मतलब धीरे धीरे युक्त मतलब उचित रूप में अच्छे तरीके से वायु का पूरित करना है, सांस लेना, इनहेल करना है, और उचित रूप से उचित तरीके से वायु का रेचक करना है। सांस लेना और छोड़ने की बात कह रहा है, सही तरीके से सांस लेना और छोड़ना। और फिर क्या कह रहा है कि बंद लगाना है, और सही तरीके से आपको बंद लगाना है। समझ गए? सही तरीके से श्वास छोड़िए, सही तरीके से श्वास लीजिए, और सही तरीके से बंद लगाइए, तब जाके सिद्धि आपको मिलेगी, तब जाके सिद्धि मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगा। समझ गए? तब जाके आपको इसमें सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। क्लियर है? यस सर। जी यस तो ठीक है। यदा तू नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिन्ह चिन्ह नानी बाहता। देखो लक्षण बता रहे हैं इसमें, कायस्य क्लिष्टा कांति अस्तथा जायेत निश्चितम। अब क्या कह रहा है कि जब नाड़ी शुद्ध हो जाए, है ना, नाड़ी जब शुद्ध हो जाए तो क्या होगा, ये आपके बाह्य रूप से प्रकट होगा। आप योग का अभ्यास करते हैं, है ना, तो क्या आता है आपके फेस पे कांति आती है, वेट गेन होता है या रिड्यूस होता है, जिस तरह से आप अभ्यास करते हैं इससे। तो यहाँ वही कह रहा है कि जब नाड़ी शुद्ध हो जाए, है ना, तब आपके शरीर पे बाह्य लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं शरीर पे। क्या? कायस्य क्लिष्टा, क्लिष्टा मतलब पतला होता है ना, आपके काया जो है, काया मतलब शरीर, शरीर जो है पतला होने लगता है, कांति मतलब चमक आने लग जाता है चेहरे पे, जायता निश्चितम। और इसमें कोई संशय, निश्चित रूप से ये कह रहा है कि निश्चित रूप से नाड़ी शुद्धि के बाद आपका शरीर पतला होगा और क्या होगा, कांति आएगी सर। यह स्पष्ट है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या लक्षण दिखने लग जाते हैं नाड़ी शुद्धि होने के बाद, क्या लक्षण दिखता है? पतला होना, काया पतला होना और कांतिमय। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यथेष्ट धारणम वायु, यथेष्ट धारणम वायुरन अनलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। अब देखो अब क्या होगा, और क्या चीजें आएगी, नाड़ी शुद्धि होने से और क्या क्या होगा कि वायु अनलस्य प्रदीप मतलब जठराग्नि। आपको पता है कितने प्रकार की अग्नि है हमारे शरीर में? बताइए, किसी को पता है? 13 प्रकार की। 13 प्रकार की। कौन कौन से? 5 भूत अग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि। जठराग्नि, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जठराग्नि के लिए कह रहा है कि जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, ठीक है, नाड़ी शुद्धि से भी। और नाद की अभिव्यक्ति, नाद सुनाई देगा आपको। आप नादानुसंधान में पढ़ेंगे हम लोग कि कई प्रकार के नाद होते हैं, और नाद सुनाई देता है, जैसे किन किन का, मेघ, झरना, है ना, ढोल, नगाड़े, कई प्रकार की जो है ध्वनि आपको सुनाई देती है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि नाद अभिव्यक्ति आरोग्यम, नाद सुनने लग जाएंगे, नाद की अभिव्यक्ति आएगी और आरोग्यता, आरोग्यता आएगा आपके शरीर में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यस सर। जी सर। बोल दिया करो एक व्यक्ति, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ ना।
इसलिए अब देखिए आगे कह रहा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पहले वाला भी इंपोर्टेंट था, ये भी है। क्या कह रहा है कि किसको अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना सट कर्म के बारे में आ गया है। इसको दिखाने से पहले मुझे लगता है आपको कुछ और दिखाना चाहिए। क्या दिखाऊं? षटकर्म का है तो मैं आपको 1 मिनट, इमेज दिख रहा है आपको लोगों को? हेलो, यस यस सर। दिख रहा है आपको? ये जो कितने हैं षटकर्म, 6 षटकर्म बताया गया है। पहला क्या है? नेति। दूसरा क्या है? धौती। तीसरा वस्ती। चौथा नौली, कपालभाति, त्राटक। ये जो 6 है ना क्लींजिंग, यही हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 6 हैं किनको करने के लिए कहा है? कंपलसरी बताया है कि जो मोटा व्यक्ति है, श्लेष्मा बन गया है, मेद है ना, उनको कहा है स्पष्ट कि उनको सटकर्म का पहले अभ्यास करना चाहिए। पूर्व सटकर्माणि समाचरे, पहले सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, तब जाके आपको बाकी की क्रिया आपको करना है, चाहे नाड़ी शुद्धि हो, आसन प्रण, बाकी की क्रिया। पहले सटकर्म किनके लिए? जो मेद श्लेष्मादिक जिनको है शरीर में, है ना, मोटापा है, उनके लिए। बाकी के लिए आवश्यक नहीं बताया है। ठीक है, जो दोष जिनके समान है उनको नहीं बताया है। जिनके दोष प्रकोपित हैं उनको कहा गया है कि पहले सटकर्म का अभ्यास करना है, खासकर जो मेद और मोटापा वाले को। ये समझ गए? ये 6। मैं वापस से आता हूं अपने इसको, कहां चला गया? ये एडवर्टाइज वाले ना, जोमेटो। आप लोगों को भी दिखता है क्या एडवर्टाइज ये वाले? हेलो, सर दिखते हैं। दिखते हैं आप लोगों को भी? कभी Yes, खाने sir. की इच्छा तो नहीं होती आप लोग को? अरे सर क्या दिखा दिया आपने। चलो ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। मेद श्लेष्मा अधिक पूर्व सटकर्माणि समाचरेत, अन्यस्तु ना नाच रेतानी दोष नाम संभावत। अब क्या कह रहा है कि इसमें कि जो स्थूल है, जिनको मेद मतलब क्या? ये जो मेद क्या है? जो धातु है ना, आपने आयुर्वेद में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। जो सप्त धातु है उसमें से आता है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, टिश्यू, है ना, फैटी टिश्यू जिसको कह सकते हैं, वो होता है। मतलब स्थूलता जिसके शरीर में रहती है, श्लेष्मा अधिक बन गया हो, कफ बन गया हो, उनको पूर्व सट कर्माणि समाचे, उसको पहले क्या करना है? सट कर्म का अभ्यास करना है। अन्य स्थूल, उनको बाकी को उतनी आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं बोला है। जिनके दोष संभाव समान है, ठीक है, वात पित्त कफ की समानता हो, त्रिदोष समान है, उनको सट कर्म के लिए अभ्यास के लिए नेसेसरी नहीं बोला है। वो अब उनके इच्छा के ऊपर है, वो चाहे करे चाहे ना करे, उनके लिए कंपलसरी नहीं। अब कौन कौन सा है इसमें देख लेते हैं। धौतिर्वस्ति अस्था नेति त्राटकम नौलिक तथा कपाल भातिश्चैतानि सटकर्माणि प्रच्छते। अच्छा कोई बताओ कि हट पर दीपिका और घिरंट संहिता में क्या डिफरेंस है सटकर्म में? सर उसमें पहले यहाँ पे जो लॉली की त्राटक जगह है वो लॉलिकी है। इसमें धोती बस्ती नेति हाँ, नेति धोती बस्ती नोड़ नीति ही आएगा करके सर। सीक्वेंस में चेंज है, उसमें त्राटक लास्ट में आता है। बाद में आता है। ठीक है, धोती ठीक बस्ती है, नेति तक सही है। सीक्वेंस दोनों का अलग अलग है और लोलिकी और नौली में डिफरेंस है सर। हाँ जी। गुड। यही दो हैं
ये क्वेश्चंस आपको कैसे पूछेगा आपको पता है? सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है, वहां फंस जाओगे आप। इसीलिए मैंने बार बार कह रहा हूं कि रेफरेंस का याद होना बहुत जरूरी है, किस ग्रंथ में किस तरह से दिया हुआ है। धौतिर्वस्ति नेति नौली त्राटक कपाल भाती, कैसे था? यहाँ पे जस्ट एक अलग कर दिया है। धौतिर्वस्ति नीति त्राटक पहले ले लिया है, तब जाके नौली। उसमें क्या था? धौतिर्वस्ति नीति नौली पहले था, तब जाके त्राटक था, फिर कपाल भाती। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। और वहां पे लॉली का चर्चा है, लॉलकी, कुछ याद आ रहा है? लॉलकी, यहाँ पे क्या है? नौली, स्पष्ट कह दिया है, नौली। ओके, इसमें सर कपाल भाती को भल्लभ भाती भी तो कहते हैं। क्या? भाल भाल भाती। भाती, भाल भाती, हाँ जी माल भाती? सर। नहीं भाल भाल सर, भाल बाती। यार मेरे को तो माल भाती कहते हैं नहीं, भाल भाल भाती सर। भाल भ भ भ भाल यार। ठीक है, एक मिनट, अब एक मिनट। तो यहाँ पे ये जो सठ कर्म है, सठ मतलब 6, ठीक है, तो सठ कर्म की चर्चा करी गई है, 6 हमें पढ़ना है। ठीक है, भाल भातिम त्रिधा, ठीक है, ठीक है, जी सर। चलो, तो वहां पे क्या है? भाल भातिम, ठीक है, ओके। तो धौतिर वस्ती तो यहाँ पे पहला क्या है? धौती है, धौती को समझेंगे। ये 6 आपको याद होने चाहिए, सीरीज में याद। इसमें क्या इंपोर्टेंट निकल के आता है? आपको सीरीज याद रखना है, ओके। अब हम पढ़ते हैं आगे कि कर्म सट कदम, कर्म सट कमिदम गोप्यम घट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवय। योगी पुंगवय मतलब क्या होता है? इससे पहले भी ये वर्ड आया है, बताओ। योगी राजों द्वारा सर। ये तो आप हिंदी में देख के बता दिए, मैंने वहां क्या बताया? योगियों द्वारा पूजनीय है। हाँ, योगी, योगी पुंगवय मतलब श्रेष्ठ योगी, पुंगवय मतलब श्रेष्ठ योगी, पुंगवय तो श्रेष्ठ योगियों के द्वारा पूज्य थे, मतलब पूजनीय है ये, श्रेष्ठ योगियों के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है? घट शोधन का, ये घट शोधन मतलब शरीर, घट को क्या कहा है? शरीर, शरीर के शोधन का ये कारण है, ये सट। और इसको क्या कहा है? गोपनीय बोला गया है, इसको गोपनीय रखने की बात करी है इसमें, ठीक है। सर घट शोधनम का मीनिंग क्या बताया आपने? घट मतलब होता है शरीर, शरीर का शोधन का ये जो कारकम, ये जो घट शोधन का ये जो कारक है, हम सटकर्म जो 6, उसको गोपनीय बोला है और पूजनीय कहा है। और घेरन संहिता में भी इसको घट योग कहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए तो घट योग पर आधारित है, उसको कहा जाता है घट। ओके। घेरन संहिता में इस पर विस्तृत चर्चा है। चलिए, इसलिए इसको वहां पे ना घटस्थ योग कहते हैं, घेरन संहिता में आप पढ़ोगे ना, घट, घट पे आधारित योग मतलब शरीर पे आधारित योग। घट वहां पे घड़े के साथ कंपैरिजन किया गया है, तुलना करी गई है। सर सत्कर्म और पचकर्म एक ही है क्या? न जी, अलग चीजें हैं दोनों। मतलब देखो, बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बहुत वहां पे क्या सत्कर्म में हम क्या करते हैं? यहाँ पे पानी का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप वायु का यूज होता है, वहां पे ऐसा नहीं है। पंचकर्म में क्या औषधियों का यूज होता है। दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है लेकिन डिफरेंस है, ठीक है।
पर सर पंचकर्म वहां तो पे भी पूरा का धोती पूरा आता है। आयुर्वेद, सॉरी, आयुर्वेद में क्या है ना, वहां पे हम औषधि औषधि पर वहां पे यूज करते हैं। और जैसे कि वस्ती करना होता है या धोती या बमन, तो वहां पे औषधि का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, गुनगुना पानी या नमक का, है ना, ज्यादा से ज्यादा उसमें नींबू निचोड़ते हैं, समझ रहे हैं। वस्त्र के बाद चर्चा करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये श्लोक है ऋण संहिता का, यहाँ पे धोती का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इस बार भी पूछा था। अगर आप में से कोई एग्जाम दिए होंगे, साक्षी जी आपको याद है, जैसे पूछा था घिरण संहिता के अनुसार पूछा था, बहुत कंफ्यूजिंग था वो। हाँ जी सर। वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, वो गलत था तरीका। हाँ जी। जी सर, धोती के ऊपर एक क्वेश्चन था, एक था इसकी लंबाई चौड़ाई वाला, और एक क्वेश्चन था कि बस्ती के ऊपर था, और हम्म। एक कुल मिला के अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन थे जो सिर्फ षटक्रम के ऊपर थे, और कंपैरेटिव भी थे। कंपैरेटिव मीन्स कि किस में कितना दिया हुआ है, ऐसे वाला। किसमें कितना दिए हुए हैं। देखिए जो एग्जाम दिया होगा उनको समझ में जरूर आ रहा होगा कि मैं क्यों बार बार ये कहता हूँ कि आपको किसमें क्या किसके अनुसार दिया गया। घिरण संहिता में आप जाओगे ना, इसलिए कंपैरेटिव स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। कंपैरेटिव स्टडी तभी जाके सक्सेस है तब कि पहले आपको एक एक ग्रंथ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, तभी तो आप समझोगे कि हाँ भाई वहां पे क्या है नहीं। ठीक है। यहाँ पे धोती के बारे में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है धोती। यहाँ पे वस्त्र धोती के लिए वस्त्र धोती का है। देखो इसको पढ़ते हैं, चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम गुरु उपदिष्ट उपदिष्ट मार्गेन सिक्तम वस्त्र शनैग्रसे। ठीक है। पुनः प्रत्याहारेत च एतत् उदितम धौति कर्म तत्। अब क्या कह रहा है इसमें कि चतुर अंगुल विस्तार, 4 उंगली चौड़ा। विस्तार मतलब यहाँ चौड़ा से है। सर जी थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरा ही हो रहा है, किसी और के साथ भी ऐसा है? सर का नेटवर्क अच्छा, इश्यू है। शायद थोड़ा वीक है। ठीक है, 4 उंगली चौड़ा होना चाहिए। अब तो पंचदशा अब मतलब तो पूरा ब्रेक 15। हो गया। सर आपका वॉइस क्लियर सबको नहीं आ ब्रेक रहा हो है। रहा है। सर एक लास्ट मिनट रुक श्लोक को। जाइए, ओके। 1 मिनट 1 मिनट। अभी क्लियर है हाँ जी अभी हाँ ठीक जी। है। जी। ये गेट खोलते ही ना सही हो जाता है। गेट नेटवर्क रोक देता है ज्यादा हाँ जी सर जी, नेटवर्क। गेट से बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं क्या ना, बारिश हो रही है और मैं विंडो के पास बैठा हूँ, थोड़ा सा वो झोंके भी आते हैं ना, बारिश की बूंदे। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के लिए भीग सकता हूँ। धन्यवाद सर जी, नहीं सर, भीगना नहीं है, बीमार पड़ जाओगे, कल कौन पढ़ाएगा फिर। ये बहुत बड़ा चीज है। गेट खोल के छाता लगा के बैठ जाइए। नहीं तो एक कोई ये चादर ओढ़ बढ़िया है। लीजिए। चलिए चादर ओढ़ लीजिए। चादर भी भीग जाएगा ना, तब तो और ठंड लगेगी। ठीक है जी, वो अभी नहीं आ रहा, ठीक है अभी देखेंगे। सिक्तम वस्त्र सन, और सिक्त मतलब होता है गीला करना वस्त्र। ये कहा ना कि ये वस्त्र धोती की चर्चा है। ठीक है, कि वस्त्र को गीला करके और धीरे धीरे उसको ग्रसन करना, मतलब निगलना है। ठीक है, कपड़े को भिगोकर गुरु के उपदेश से, गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निगलना है, और पुनः प्रत्याहार, और फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। यही धोती करना।
आपने देखा भी होगा और बहुत लोग यहाँ पे इसका अभ्यास भी किए होंगे कि धोती का अभ्यास कैसे करते हैं। आपने व्हाइट कलर का एक कॉटन का कपड़ा आता है, ठीक है, 15 हाथ वो होता है लंबा। ये कई सारे क्वेश्चंस जो है यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछते हैं एग्जामिनर, कितना लंबा चौड़ा होता है। और नेट जारक में तो अभी जैसे कि साक्षी जी ने भी कहा कि इस तरह से पूछा हुआ था, 4-5 क्वेश्चन सोचो कि सटकर्म से पूछ दिया, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अच्छे से फोकस होके इसको ध्यान दे के पढ़ना है। इस बार लेकिन ठीक है, में आया था सर 1.5 फीट, 22 बाय 1.5 फीट था। देखो एक और बात, आपको ना यहाँ पे जैसे कह दिया चतुर अंगुल विस्तार, आपको यही वर्ड याद है, कोई इंच फीट कुछ सेंटीमीटर ऐसा कुछ भी याद नहीं करना है। ऐसे नहीं पूछेगा इंच फीट में, डायरेक्ट पूछेगा चौड़ाई और लंबाई। तो चतुर अंगुल विस्तार और 5-10 मतलब 15 हाथ ये पूछ सकता है। चार तो हिंदी में ही पूछेगा, ठीक है, और 15, लेकिन जो विस्तार है अंगुल विस्तार या हस्त आयतन ये चीज संस्कृत में ही रहेगा। तो 15 हाथ पूछ सकता है कि 15 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखो यहाँ लिख दिया 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा कपड़ा जल में भिगोकर गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निकलना चाहिए और फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देना, यही धौती क्रिया है। इसका लाभ बता दिया है, इसको भी ध्यान से समझिए। लाभ बता दिया, काश श्वास प्लीह कुष्टम कफ रोगाश्च विंसति धौती कर्म प्रभावेन प्रयांत येव न संशय। देखो इसमें कोई संशय नहीं है कि धौती कर्म के अभ्यास से इसका अभ्यास से इसके प्रभाव से जो है कौन कौन से रोग दूर होगा। पहले तो बता दिया विंसति, विंसति मतलब 20 प्रकार के रोग दूर होंगे, समझ गए। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और क्या, काश मतलब खांसी, ठीक है, जो भी खांसी श्वास से रिलेटेड यहाँ पे जो दमा होता है अस्थमा वो रोग। प्लीहा मतलब तिल्ली समझो या स्प्लीन, प्लीहा का मतलब स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन वाले रोग। कुष्ठ रोग को यहाँ पे ना लेप्रोसिस आप समझ सकते हो, अगर हिंदी नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं। वो रोग जो है दूर होता है। कफ रोगाश्च, कफ आदि रोग जो है, कफ जैसे रोग दूर होंगे। 20 प्रकार के जो कफ रोग होते हैं ना, 20 प्रकार। अच्छा, मैंने ना आयुर्वेद में भी पढ़ाया था, जो लोग हमसे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि वात पित्त और कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं, किसी को याद है बताइए। 20, 40, 80 सर, कब से 20 और यही होते से हैं कब, हाँ, 40 और बात से हाथ से 80। देखो सर कफ से हो 80, गया 40 20, और 20। पित्त से, हाँ जी, वात से 80, पित्त से 40 और कफ से 20 प्रकार के रोग। वही कह रहा है कि कफ से होने वाले जो 20 प्रकार के रोग होते हैं ना, इनका भी नाश होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो गज करनी वैसे तो इसमें नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हमारे इसका वो नहीं है, अलग से दे सटकर्म में ही है लेकिन इसको अलग से दे दिया था, इसको हम इस नहीं पढ़ेंगे। ये गज करनी जो है व्याघ्र क्रिया के जैसा है, जो भी भोजन वोजन है उसको वमन से, पानी की वमन से बाहर निकालते हैं, उसको गज करनी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा वायु है ऊपर की तरफ उठता है, कंठनाल तक ऊपर की तरफ उठता है ना। इसको हम आगे बढ़ते हैं छोड़ के, ये नहीं पूछेगा। ये जो भी हमारा जो 6 सटकर्म है ना उस पर ही ध्यान देना है। सर जी, तिल्ली कौन सा रोग होता है? क्या तिल्ली? अरे वो तिल्ली। प्लीहा रोग, स्प्लीन से रिलेटेड है, उसको तिल्ली कहते हैं। ओके ओके। अब आता है बस्ती हमारे पास। चलो बस्ती जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे बस्ती के बारे में, और अभी हमने धोती पढ़ा, कल हम बस्ती देखते हैं। ठीक है, जी सर जी। किसी को कोई प्रश्न है?
सर जी जैसे घेरन संहिता हट प्रदीपिका दोनों में सीक्वेंस को लेकर थोड़ा सा मतभेद है और ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता भी है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम सीक्वेंस क्या फॉलो करना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में? पूछूंगा और आपको सर जवाब आपकी देना वॉइस पड़ेगा। ही नहीं आ रही क्लियर। सर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध एक पुस्तक है, उसको फॉलो करिए प्रैक्टिकल योगा के लिए। नहीं, अगर मुझे षटक्रम की मैं बात करना चाहूंगी, षटक्रम का कौन सा हम सीक्वेंस फॉलो करें? पहले जलनेति करें, फिर कुंजल करें, फिर बस्ती करें, नौली करें, किस तरह से करें? क्या सीक्वेंस हमें इन रियल लाइफ करना चाहिए? क्योंकि जो एक हम पढ़ के देखते हैं जो उसमें नॉर्मली समझ आता है तो उसमें बेटर तो यही लगता है कि जलनेति करो क्योंकि उससे कफ काफी निकलता है बाद में एंड देन माउथ में भी रहता है, देन कुंजल इज द बेस्ट वे। फिर उसके बाद अगर हम नौली करते हैं तो वो भी नौली कह रही हूँ, बस्ती करे, बस्ती के बाद नौली, देन त्राटक, ओ सॉरी कपालभाति, देन त्राटक। देखो बहुत लोग जो हैं अपनी सुविधा अनुसार, मैं तो यही जी आप शायद कहूंगा म्यूट है। अपनी सुविधा अनुसार बहुत लोग। नहीं सर जी म्यूट नहीं है लेकिन आवाज अच्छा कम मैं आई म्यूट थी। हूँ? नहीं 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 सर, नहीं नहीं थे वो नेटवर्क की वजह से। देखो अपनी अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी आपकी जो कंफर्ट जोन में है उसको ध्यान में रखते हुए कीजिए अभ्यास। ठीक है, आप पहले जलनेति का भी अभ्यास कर सकते हैं, कुंजल का भी अभ्यास कर सकते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं पहले जलनेति कर लेता था, फिर रबड़ नीति, फिर जाके कुंजल करता था। वो आपके ऊपर है, आप कुंजल भी कर सकते हो, पवन क्रिया आप पहले कर सकते हो। कुछ लोग उसमें हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी थे जो पहले कुंजल कर लेते थे, इसके बाद जल नीति और रबड़ नीति का अभ्यास करते। तो दोनों ही सही है, आप अपना तरीका को समझिए, आप किसमें ज्यादा अच्छा फील करते हैं, किसमें ज्यादा आपको आसानी होती है, वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है, प्लस ये भी है थोड़ा सीजनल भी होता है क्योंकि रेनी सीजन में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जलनेति उसके मौसम का अकॉर्डिंग ध्यान करी रखना जाए, है। वो भी सब कुछ ठीक। हाँ, मौसम के अनुसार ध्यान रखना है। अब जैसे शंख प्रक्षालन की बात है तो उसमें देखो कहा जाता है कि साल में 2 ही बार करना चाहिए, मतलब जब मौसम ज्यादा ठंडा ना हो ना ज्यादा गर्म हो, बसंत का समय हो। हाँ, तो वो इस चीज का ध्यान रखना है, वेदर का ध्यान रखना। ठीक, और कोई प्रश्न पूछूं मैं? प्रश्न ठीक है, क्लियर है? आज का लेक्चर क्लियर है? ऐसा कोई चीज जो समझ नहीं आया? सोहन जी, बाकी सभी को, काजल, प्रियंका, पूनम, नेहा, पुष्पालिका जी, एनीवन, हेमंत, शैलेश्री, अनीता जी, बहुत बढ़िया पूजा। ओके, ऑल क्लियर ना? जीता, ओके। हाँ जी सर। आप लोग को एक बार मैं नाम भी ले लेता हूँ तो हमें याद भी हो जाता है कि भाई हमारी क्लास में कौन कौन आ रहा है। अशरफ, क्लियर है सभी को? हाँ जी सर जी। ओके, चलिए अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे प्रश्न और हमारे प्रश्नों का देंगे जवाब। माइक अनम्यूट करेंगे सुनीता जी, आप बताएंगे। यस सर। आज हमने कौन सा षटकर्म पढ़ा है? सर धोती का। कौन सा? धोती का। धोती। धोती षटकर्म में कौन से स्पेशल षटकर्म उसमें चर्चा है? किस धोती का चर्चा है? शुद्ध करने के लिए पंजरा वस्त्र धोती, अच्छा वस्त्र धोती की चर्चा है ना? आप ग्रंथ संहिता में जाओगे ना तो कई प्रकार की धोती है वहां पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बताया है, वो है वस्त्र धोती। ठीक है, इसमें इसको ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअली वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है ना तो थोड़ा समझ नहीं आया कुछ। ठीक है, अब बताएंगे अनुराधा जी। अनुराधा जी आप बताओगे कि कितना लंबाई चौड़ाई होना चाहिए वस्त्र की? जी सर, 4 अंगुल विस्तार वाला और 15 हाथ लंबा। ठीक है, इसका लाभ तुलेश्वरी जी बताएंगे, धोती का लाभ क्या है? लाभ नीता जी बताएंगे। तुरंत माइक अनम्यूट कीजिए ना। नीता जी बताइए। जी सर।
धौती क्रिया के फलस्वरूप जो है वो खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ और 20 प्रकार के जो कफ संबंधी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के रोग नहीं, कौन सा? कफ के, ठीक है, कफ ये रोग। चीजें ये ध्यान रखना है। चलिए अब बताएंगे, अंकुर भाई बताएंगे आप कि कितने प्रकार के सत्कर्म है, कौन कौन से हैं? गुरुजी नमस्कार। गुरुजी 6 प्रकार के षटकर्म है। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। अच्छे से पढ़िए। अंकुर जी, आपका टेस्ट में कम नंबर आया था, ऐसे नहीं जी करना है। क्षमा चाहते हैं गुरुजी। ठीक है, इसके बाद बताएंगे, पूजा जी बताएंगे श्रेष्ठ योगी ने सटकर्म को क्या कहा है? नहीं पता। नहीं पता। अशरफ बताएंगे, अशरफ। श्रेष्ठ योगी ने सटकर्म को क्या कहा है? आवाज नहीं आ रही अशरफ, कोई कौन बताए? मैं कहूँगा क्या? जी सर, आवाज नहीं आ रही है। गोपनीय की बात करी है और पूजनीय। हाँ जी, ठीक है। पूजनीय और गोपनीय, ये दो चीज याद है। किरण जी बताएंगे, माइक अनम्यूट कीजिए। किरण, लक्षण, नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या है? कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं शरीर पे? सर बाह्य लक्षण होते हैं, एक तो शरीर पतला हो जाता है और कांति, और नाद सुनाई देने लगती है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और आरोग्यता आती है, और जितनी देर तक सांस को रोकना चाहे उतनी देर तक योगी रोक सकता है। ठीक है, सटकर्म का अभ्यास, मतलब ये वर्ड तो नहीं था कितनी रोक सकते हैं, है ना? अतः हाँ, ओके, अपनी इच्छा अनुसार धारण कर सकता है। ओके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सचिता जी बताएंगे कि किसको सटकर्म करना चाहिए। सर, स्थूलकाय और कफकाय लोगों के लिए ये षटकर्म बताया गया है, जिनमें स्थूल और कफ की मात्रा अधिक है। ठीक है, परिका जी बताएंगे जी सर। कि वायु के प्रकोप होने से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से व्याधि आई? वायु के, जी जैसे कि जी, वायु के प्रकोप से हिचकी होता है, दमा, खांसी, सिर कान का, और सिर कान का, आंखें, और प्लस और भी बीमारियां। ठीक है, विविध रोग जो है। जी, विभिन्न। ठीक है, अगर आप उचित तरीके से अभ्यास नहीं करेंगे, संतोषी जी आप बताएंगे, तो क्या होगा? सर, क्वेश्चन क्या था? अगर आप प्राणायाम का अभ्यास उचित ढंग से नहीं करते हैं और करते हैं तो क्या होगा? सर, उचित ढंग से नहीं करेंगे तो रोग हो जाएगा। गलत प्राणायाम करने से, उचित प्राणायाम करने से सभी रोगों का क्षय होगा। ठीक है, वृषाली जी आप बताएंगे कि हठ प्रदीपिका में कौन से योग की चर्चा है? हठ योग की
नहीं, कौन से योग? जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा है ना, गोरख संहिता में षडांग योग की चर्चा है, तो हठ प्रदीपिका में कौन से योग की चर्चा है? मैंने तो शायद मिस कर दिया था वो डिटेल, बट मैं यहाँ पढ़ के बता रही हूँ, चतुरंग। ठीक है, सॉरी, आई विल पे अटेंशन नेक्स्ट टाइम बेटर। ये सब ना पहले के लेक्चर इंपोर्टेंट है, उनको आप जरूर देख लीजिए। जी सर। चलिए फिर हम सब शांति पाठ करते हैं, लंबी गहरी श्वास सर लीजिए। एक डाउट पूछना था कि हाँ जी, पूछिए। मैं इंग्लिश मीडियम के लिए ऑप्ट किया हुआ है, तो अभी लेक्चर मुझे समझ आ रहा है, सो हिंदी का एक्सप्लेनेशन मैं सुन लूंगी तो मुझे इंग्लिश का पेपर देने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं आती है दिक्कत, दोनों ही मीडियम रहते हैं सामने, तो आप इंग्लिश नहीं समझते हिंदी कर लो, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मतलब आप क्वेश्चन पेपर में ऐसा स्विच कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन हाँ जी, हिंदी में देंगे, 5 इंग्लिश में? हाँ, ओह, साक्षी जी अच्छा, एग्जाम मालूम दिया नहीं ना, था। साक्षी जी है, सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। अरे आप एक क्वेश्चन को 15 बार चेंज करके देख लो, अगर आपको किसी वर्ड पे प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड समझ नहीं आ रहा, हिंदी इंग्लिश, आप एक ही क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश कई बार कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हर क्वेश्चन पे आप अपना हिंदी इंग्लिश चेंज कर सकते हो। हिंदी चेंज करके देख सकते हो आप। ओके, ओके, ठीक है, ओके, ग्रेट, थैंक यू। प्रमाण थैंक यू किया एवरीवन। ना। और ये सही तरीका है, खासकर एनाटॉमी जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको इंग्लिश ज्यादा समझ में आएगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जब रहती है पेपर, तो इसका है, तो आप ये सही तरीका होता है कि आप स्विच करो, वो कई सारे टर्म्स जो है ना इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है, तुरंत नहीं समझ में आ रहा है स्विच कर लो, वहां आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ये तरीका होता है। हठयोग की जितने भी टेक्स्ट है ना, आप अगर हिंदी में पढ़ के जा रहे हो तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पेपर 1 के और हमारे इसमें डाइट न्यूट्रिशन ये वाले जो सब्जेक्ट्स के हैं ना, अगर आप इंग्लिश वाले अटेम्प्ट और हिंदी इंग्लिश करके पढ़ोगे तो वहां पर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही समझ आते हैं, जैसे सर जी बता रहे हैं, सेम एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। पर लेकिन हठयोग का आपको इंग्लिश में इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा, अगर आप इंग्लिश में टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में ही आएगा समझ, लेकिन आप अगर पढ़ाई हिंदी वाली कर रहे हो तो वहां अगर आप जाके इंग्लिश वाला करोगे दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे वो वर्ड्स बड़े अजीब लगते हैं पढ़ने में। ठीक है, चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न लेंगे आप लोगों के डाउट्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, मन को शांत स्थिर, आपने आज जो भी पढ़ा उसको अपने स्मृति पटल पे लेके आइए, मन ही मन उसको रिवाइज कीजिए कि आपने देखिए कि आपने क्या पढ़ा, जितना हो उसको स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग एक बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे एक स्वर में, और फिर तदुपरांत शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm, put on your face, under your palm, open and close your eyes, hold face. सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। किसी के अन्य प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।